हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का बिजनेस स्टडीज जो व्यवसायिक अध्ययन क्लास 12th का हम लोग पढ़ रहे हैं उसके आज के क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रबंध क्या है, प्रबंध की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, प्रबंध की प्रकृति किस तरह की है और साथ ही साथ प्रबंध के उद्देश्य कौन कौन से। ये चारों ही टॉपिक्स हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस करा था और उसको बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया था। आई होप कि आप लोग यदि हमारे चैनल के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं या फिर हमारे ऑफलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ही जड़ से, बिल्कुल ही शुरू से नोट्स को बनाते चलेंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप बेहिचक जो है कमेंट करके और हमको बताएंगे अपनी समस्या। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो उस समस्या को दूर करने का प्रयास हम करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और आज के क्लास का हमारा टॉपिक है बाबू सबसे पहले प्रबंध का महत्व। प्रबंध का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, सामान्य तौर पे अगर हम बात करें बाबू तो दुनिया में कोई भी काम जो है अगर उसको सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से करना है तो उसके लिए मैनेजमेंट जरूरी है। अगर आप बढ़िया मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपका कोई भी काम बढ़िया तरीके से नहीं होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि काम नहीं होगा, लेकिन बढ़िया तरीके से नहीं होगा, व्यवस्थित तरीके से नहीं होगा। वह रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो 100% आप प्राप्त करना चाहते हो बाबू, वो नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको किसी भी काम को करने से पहले उस काम के लिए मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसके महत्व को। तो बाबू सबसे पहले हम बता दें कि प्रबंध जो होता है वो किसी भी संस्था के द्वारा जो उसका उद्देश्य निर्धारित होता है उसको पूरा करने में रीढ़ की हड्डी का जो है योगदान देता है। जिस प्रकार एक मनुष्य के शरीर को एक सही शेप में रखने के लिए रीढ़ की हड्डी की आवश्यकता है, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी ना रहे तो आप स्ट्रेट खड़े बैठ नहीं सकते हैं, ना खड़ा हो सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना लेट सकते हैं, कुछ नहीं होगा। सबका कंट्रोलिंग रीढ़ की हड्डी करती है। ठीक उसी तरह से एक व्यवसाय में अगर सही मैनेजमेंट है, एक व्यवसाय में अगर मैनेजमेंट ना हो तो उस व्यवसाय का विकास संभव नहीं। आइए इसके इंपॉर्टेंस के जो पॉइंट्स हैं उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले है प्रबंध कुशलता को बढ़ाता है। देखिए, मैनेजमेंट जो होता है वो संस्था में काम करने वाले प्रबंधकों की कुशलता को बढ़ाता है। यानी कि जो भी काम करने की तरीके हैं, जो भी काम करने के वे हैं, जो भी रिजल्ट प्राप्त करना है हम लोगों को, इन सबको एफिशिएंट बनाता है, डेवलप करता है। अगर मैनेजमेंट बढ़िया है तो हमारा संस्था ग्रोथ करेगा ही करेगा। तो ये पहला है कि प्रबंध कुशलता को बढ़ाता है। यानी कि हमारे यहाँ जितने भी काम करने वाले श्रमिक वर्ग हैं, हमारे यहाँ जितने भी काम करने वाले कर्मचारी वर्ग हैं, यदि हम उन पर सही प्रबंध लगाते हैं तो उनका हम भरपूर योगदान ले पाते हैं। उनके टैलेंट का, उनके कार्य क्षमता का हम पूरा का पूरा यूज कर पाते हैं। कब? जब यदि प्रबंध का सही उपयोग हम करते हैं तब। दूसरा है बाबू कि प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। प्रबंध जो है वो सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। तो देखिए, आप लोगों ने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि प्रबंध के अंतर्गत हम व्यक्तियों के एक समूह के साथ मिलकर काम करते हैं और कराते हैं। तो यहां हम आपको बता दें कि सामूहिक लक्ष्य, क्योंकि देखिए जब एक ग्रुप काम करेगा किसी काम को लेके, यानी किसी लक्ष्य को लेके, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्यक्तियों का एक ग्रुप काम कर रहा है तो वह सामूहिक लक्ष्य हो गया, सबका लक्ष्य हो गया। और मैनेजमेंट इसको पूरा कराने में मदद करता है। यानी व्यक्तियों की एक टीम, व्यक्तियों का जो है एक ग्रुप जिस लक्ष्य के लिए काम करता है उस लक्ष्य को पूरा कराने में मैनेजमेंट की अहम भूमिका होती है। मैनेजमेंट बहुत योगदान करता है। तीसरा है बाबू राष्ट्र के विकास में सहायक। राष्ट्र के विकास में सहायक, ध्यान दीजिएगा,
यदि एक देश का विकास चाहते हैं हम, यदि हम किसी भी इकोनॉमी, किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी देश का विकास चाहते हैं, तो सबसे पहले वहां के व्यवसायों में, वहां की अर्थव्यवस्था में मैनेजमेंट को लागू करना हो। अगर मैनेजमेंट बढ़िया से काम करेगा तो वहां के व्यवसाय, उद्योग धंधे ये विकसित होंगे, और जब ये विकसित होंगे, जब व्यवसाय, उद्योग धंधे आगे बढ़ेंगे, तो इससे राष्ट्र को लाभ होगा, देश को लाभ होगा, और देश जो है आगे बढ़ेगा। किसी भी देश की इकोनॉमी, वहां के आर्थिक प्रणाली पूरी तरह से वहां के व्यवसाय, उद्योग धंधों पर ही निर्भर करती है। जिस तरह का व्यवसाय आपके यहाँ डेवलप होगा, आपका देश उसी रफ्तार में ग्रोथ करता है। तो हम आपको बता दें कि यदि मैनेजमेंट बढ़िया है, हमारे यहाँ व्यवसायों में मैनेजमेंट सही तरीके से किया जाता है, तो उसका लाभ हमारे व्यवसायों को मिलेगा। और जब व्यवसायों को मिलेगा बाबू, तो उससे हमारे देश का विकास हो। क्योंकि जब व्यवसाय, उद्योग धंधे विकसित होंगे, तो इनका जो फायदा है वो हमारे देश को मिलेगा, और हमारा देश जो है वो विकास करेगा। तीसरे टॉपिक के बाद आइए देखते हैं चौथा पॉइंट है रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। देखिए बाबू, मैनेजमेंट जो होता है वो रोजगार को जनरेट करता है। मैनेजमेंट के अंतर्गत जब मैनेजमेंट बढ़िया से किया जाता है, प्रबंध बढ़िया से किया जाता है, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे जो छोटे छोटे अवसर हैं रोजगार के, वो प्राप्त होते हैं, और इससे लोगों को रोजगार मिलता है। क्योंकि देखिए, प्रबंधक क्या है, जो प्रबंध का क्षेत्र है, वो नए नए उद्योग धंधों को स्थापित करेगा, नए नए कार्य प्रणाली को लाएगा, और जब नए नए उद्योग धंधे स्थापित होंगे, नई नई कार्य प्रणाली आएगी, तो उसको संचालित करने के लिए नए नए लोग भी लगेंगे, नए नए कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। तो जब नए नए कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, लोगों की आवश्यकता होगी, तो उस कार्य के अनुसार जिस व्यक्ति के पास योग्यता होगा, जिस व्यक्ति के पास टैलेंट होगा, उन व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। एक संस्था में हर तरह के व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। एक संस्था में हर तरह के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो जब हर तरह के व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो हर तरह के व्यक्तियों को रोजगार भी मिलेगा। तो जितने भी तरह के लोग हैं, हर तरह के लोगों के लिए मैनेजमेंट में कार्य होता है, और सारे लोगों को रोजगार मिलता है। पांचवा है प्रबंध एक परिवर्तनशील वातावरण बनाता है। ध्यान दीजिएगा कि प्रबंध जो है बाबू, एक परिवर्तनशील वातावरण बनाता है। देखिए, एक संगठन या फिर एक संस्था या फिर एक व्यवसाय जिस परिवेश में काम करता है, जिस वातावरण में काम करता है, वह वातावरण बराबर बदलता रहता है। लोगों का फैशन, रुचि, पसंद, नापसंद, ये सब समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, परिवर्तन होते रहता है इसमें। तो जब इस तरह परिवर्तन होता रहेगा, तब प्रबंध जो है हमेशा परिस्थितियों के अनुकूल वातावरण को निर्मित करता है, बनाता है, जिससे कि हम लोग हर समय अपने व्यवसाय को संतुलित रख सकें। हम जिस क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे हैं, वहां के लोगों के फैशन, रुचि, आकर्षण, किसी में यदि बदलाव होता है, तो प्रबंध उसका जायजा लेता है, उसका नोटिफिकेशन लेता है, उसको कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करने के बाद बाबू, कंट्रोल करने के बाद क्या करता है कि उसके अनुरूप संगठन को चलाता है। यानी संगठन को चलाता है वो इस हिसाब से कि वहां के जो क्षेत्रीय लोग हैं, जिन लोगों से हमारे व्यवसाय का चलना है, या फिर जहां तक हमारे माल की सप्लाई है, वहां तक के लोगों में जो भी परिवर्तन आते हैं, जो भी उनके फैशन, रुचि, इंटेंट, जो चीजें भी बदलती है, मैनेजमेंट उसको एडॉप्ट करता है। पहले मैनेजमेंट इस बात का जायजा लेता है कि आखिर परिवर्तन कहां कहां हो रहा है, और पुनः वह उसके बाद
उन फैक्टरों पे ही काम करता है जिन फैक्टरों से उसको लाभ होने वाला है। यानी कि जो सामाजिक परिवर्तन आते हैं उस परिवर्तन को वह व्यवसाय में शामिल करता है, व्यवसाय में शामिल करके और व्यवसाय को इस लायक बनाता है कि आम तौर पे सभी लोग जो है उसका लाभ लेते रहे निरंतर रूप से और व्यवसाय को लाभ होता रहे। इसके बाद है बाबू अगला जो पॉइंट है वो है प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यहां ध्यान दीजिएगा कि प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। देखिए, जब व्यक्तियों का एक समूह काम करता है तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति का अपना भी कुछ व्यक्तिगत व्यू होता है, अपना भी कुछ व्यक्तिगत उद्देश्य होता है। तो प्रबंध जो है उसको भी पूरा कराने में मदद करता है। यानी प्रबंध जो है वो व्यक्तिगत जो उद्देश्य हैं उनको भी पूरा कराता है। ये नहीं कि सिर्फ व्यवसाय के उद्देश्यों को ही ध्यान में रखता है, वह अपने यहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी वर्ग हैं उनकी समस्याओं का भी ध्यान रखता है। अपने यहाँ से जुड़े सभी लोगों का, प्रबंध का यही एक सबसे बढ़िया विशेषता है कि प्रबंध अपने से जुड़े हुए सभी लोगों का ध्यान रखता है। वो सिर्फ व्यवसाय के प्रॉफिट को ही ध्यान में नहीं रखता है। कंज्यूमर, कस्टमर, एम्प्लॉइज, राष्ट्र का विकास, समाज का विकास, सबको ध्यान में रख के मैनेजमेंट किया जाता है। इसके बाद जो है 6 नंबर के बाद 7 नंबर है व्यवसाय और समाज दोनों के लिए प्रबंध लाभदायक है। यहां देखिए आप लोग, यहां कह रहा है कि व्यवसाय और समाज दोनों के लिए प्रबंध लाभदायक है। तो देखिए भाई, जब प्रबंध होगा, अभी हमने कहा कि प्रबंध जो है अपने से जुड़े हुए सभी चीजों का ध्यान रखता है। तो इस प्रबंध को लागू करने से, प्रबंध को व्यवसाय में अच्छे तरीके से अप्लाई करने से बिजनेस को तो लाभ होता ही है, साथ ही साथ समाज को भी लाभ होता है। यानी व्यवसाय का प्रॉफिट बढ़ जाता है और समाज में वही वस्तुएं मिलती हैं जो उनके वातावरण के अनुकूल हो। यानी कि समाज के हित को भी ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट व्यवसाय का ग्रोथ कराता है। ये नहीं कि सिर्फ व्यवसाय को प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ व्यवसाय को ही प्रॉफिट नहीं देता है, उसके साथ साथ वो ये भी ध्यान रखता है कि उसका समाज पर गलत असर ना पड़े। तो इस प्रकार से बाबू आप लोगों ने देखा कि प्रबंध का जो महत्व था वो आप लोगों ने देखा। यहां से सबसे पहला जो इसका महत्व था, प्रबंध कुशलता को बढ़ाता है, प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, तीसरा राष्ट्र के विकास में सहायक है, चौथा रोजगार के अवसरों को बढ़ाता है, पांचवा प्रबंध एक परिवर्तनशील वातावरण बनाता है, छठा जो है प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, सातवां व्यवसाय और समाज दोनों के लिए प्रबंध लाभदायक है। साथ ही साथ जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं वे लोग यहां से इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं। यहां इंग्लिश भी दिया हुआ है बगल में। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। दूसरा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। पांचवा है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। छठा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। और सातवां है बेनिफिशियल टू बोथ बिजनेस एज वेल एज सोसाइटी। तो यदि आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में टॉपिक लिख लोगे, सिर्फ हेडिंग को लिखना है आपको। समझने के लिए तो हम सारी चीजें समझा ही रहे हैं, हेडिंग को आप लोगों को नोट करते जाना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आमतौर पे पूछता है कि प्रबंध के 2 महत्व बताएं, प्रबंध के 3 महत्व बताएं, प्रबंध की 3 विशेषताएं बताएं। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है। तो आप ये पॉइंट्स नोट करते जाओगे तो आपका नोट्स भी साथ साथ कंप्लीट होता जाएगा।
चलिए अगला जो पॉइंट है बाबू वो है प्रबंध के स्तर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहां देख रहे होंगे आप लोग कि हम लोग जो है अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर, कि प्रबंध कितने स्तर में काम करता है। तो ध्यान दीजिए बाबू, हम आपको बता दें कि प्रबंध के जो है वो 3 स्तर है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। तो बाबू प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर टॉप लेवल, मध्य स्तर मिडिल लेवल, और निम्न स्तर लोअर लेवल। टॉप मिडिल लोअर 3 लेवल है मैनेजमेंट। अब समझना यह है कि भाई तीनों लेवल में क्या होता है। लेवल तो हमने बता दिया कि प्रबंध के 3 स्तर हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। लेकिन तीनों का काम अलग है। हम आपको जो है बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पहला जो स्तर है बाबू, पहला जो स्तर है टॉप, जो उच्च स्तर कहते हैं, उच्च स्तर के अंतर्गत प्रबंधक, संचालक, संचालक मंडल, इन लोगों को शामिल किया जाता है। और सरल भाषा में कहें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत उन व्यक्तियों को शामिल करते हैं जो व्यक्ति संस्था के लिए, व्यवसाय के लिए नियम, उद्देश्य निर्धारित करते हैं। यानी कि प्रबंध में टॉप लेवल जो उच्च स्तर है, उच्च स्तर के अंतर्गत उन व्यक्तियों को, उन कर्मचारियों को रखा जाता है जो संस्था के लिए, व्यवसाय के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, साथ ही साथ नियम बनाते हैं, नीति बनाते हैं। यानी उद्देश्य निर्धारित करेंगे, उन उद्देश्यों के लिए नियम और नीतियों को बनाएंगे। ये कौन से लेवल मैनेजमेंट का कार्य है? टॉप लेवल, उच्च स्तर। मध्य स्तर का क्या काम है कि मध्य स्तर के जो कर्मचारी होते हैं बाबू या प्रबंधक होते हैं, वे क्या करते हैं कि जो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं, जिन्होंने उद्देश्य, नियम और नीति को बनाया है, उन उद्देश्यों, नियमों और नीतियों को लागू करवाते हैं। उच्च स्तर सिर्फ उद्देश्य, नियम और नीति को बना देंगे, मध्य स्तर वाले उसको लागू कराएंगे। और लागू कराने के बाद जब कार्यों का बंटवारा हो जाता है तो उसके बाद आता है निम्न स्तर। निम्न स्तर में पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर, ये सब लोग होते हैं जो ये जांच करते हैं कि जो कार्य लोगों को दिया गया है वे सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। जिस उद्देश्य के लिए लोग काम कर रहे हैं वह उद्देश्य हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो बिल्कुल आसान है। उद्देश्य, नियम और नीति को बनाना टॉप लेवल, उसको लागू करवाना मिडिल लेवल, और उसकी जांच करना कि वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का कार्य है। ठीक है। और मैनेजमेंट का यहां ध्यान दीजिएगा, एक ऑब्जेक्टिव और पूछता है कि प्रबंध के स्तर का आकार कैसा होता है। तो यहां देखिए, हम आपको बता दें बाबू कि प्रबंध के स्तर का जो आकार है वो पिरामिड की जैसा होता है। यहां देखिए, यहां आपको पिरामिड बना हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। देखिए इसका क्या मतलब है। यहां जो टॉप लेवल मैनेजमेंट बाबू चालू होता है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कर्मचारियों की संख्या कम होती है, कर्मचारियों की संख्या कम होती है। और जैसे जैसे ये नीचे के तरफ बढ़ता है वैसे वैसे देखिए इसमें फैलाव आता जा रहा है। यहां पे जो है, यहां से जैसे हम लोग चल रहे हैं देखिएगा ये फैलते जा रहा है ना। पिरामिड का आकार ऊपर से जैसे ही नीचे की तरफ आता है फैलता जाता है। तो यही रूल लागू होता है संस्था में स्तर के मैनेजमेंट्स के लिए, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए। टॉप लेवल पे कम लोग होते हैं और जैसे जैसे ये नीचे आता है वैसे वैसे कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जाती है। मिडिल लेवल में आके और ज्यादा हो जाती है और निम्न स्तर पे आके और ज्यादा हो जाती है। तो अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव में पूछ दे
कि प्रबंध के स्तर का आकार किस तरह का होता है। हालांकि ऑब्जेक्टिव में हम बताएंगे भी, ऑब्जेक्टिव क्लास भी चलेगा आप लोगों का, अलग सेशन होगा ऑब्जेक्टिव का जिसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सारे चैप्टर्स के हम बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ जो थ्योरी में चीजें बाबू जो समझ में आ जाती हैं, जो लेक्चर क्लास में चीजें समझ में आ जाती हैं, वो दिमाग में बैठ जाती है। ऑब्जेक्टिव तो आप लोग रट्टा मारने के लिए पढ़ते हो, तो वहां से ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा कि यहाँ पे जो चीजें हैं, जो चैप्टर का कंटेंट है, उसको बढ़िया समझते चलें। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रबंध का जो है स्तर कौन से आकार में बनता है, तो कौन से आकार में? पिरामिड के आकार में। कौन से आकार में? पिरामिड के आकार में। यहां पे जो है बाबू अगला टॉपिक आप लोगों का है प्रबंध के कार्य। ध्यान दीजिएगा, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य। अब यहां ध्यान दीजिए कि प्रबंध के जो कार्य हम लोग पढ़ेंगे बाबू, ये जितने भी प्रबंध के कार्य हैं सब पर पूरा एक एक चैप्टर है, एक एक चैप्टर पढ़ना है सबका अलग अलग। लेकिन यहां हम लोग ब्रीफली, बहुत संक्षेप में ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रबंध के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। तो देखिए, मेनली अगर हम बात करें, मुख्य रूप से बात करें, तब प्रबंध के कार्यों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि बाबू आपका आता है यहां नियोजन। ध्यान दीजिए, यहां पे नियोजन यानी प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, नियुक्तिकरण, स्टाफिंग, निर्देशन, डायरेक्टिंग और नियंत्रण, कंट्रोलिंग। ये 5 जो है वो फंक्शन है किसके? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने फंक्शन है? 5 फंक्शन है। सबसे पहला है प्लानिंग, नियोजन, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, तीसरा है स्टाफिंग, नियुक्तिकरण, चौथा है निर्देशन, डायरेक्टिंग, और पांचवा है नियंत्रण, कंट्रोलिंग। अब थोड़ा थोड़ा सा इस पे हम डिस्कस करवाते हैं आपको। बाकी जब चैप्टर्स में हम लोग चलेंगे तो पूरा विधिवत उसको पढ़ेंगे ही। यहां थोड़ा थोड़ा सा आपको बता दें कि फंक्शंस में क्या आता है। देखिए, सबसे पहला है नियोजन, प्लानिंग। देखिए, मैनेजमेंट कहता है कि किसी भी कार्य को यदि आपको करना है तो पहले उस कार्य का प्लान तैयार कीजिए। पहले आप उस कार्य का प्लान तैयार कीजिए, पहले उस कार्य के बारे में आप सोचिए, समझिए, जल्दबाजी न कीजिए। प्रबंध कहता है कि भविष्य में जो भी काम करना है आपको, उस काम का पहले आप प्लान बनाइए, पहले आप उस काम के बारे में सोचिए, विचारिए, उसकी रूपरेखा तैयार कीजिए। तब प्रबंध का सबसे पहला काम होता है कि जो भी कार्य हमको करना है, जो भी लक्ष्य हमको हासिल करना है, उसके लिए पहले प्लान करिए, पहले नियोजन बनाइए। ये उसका पहला काम हो जाता है। उसके बाद मैनेजमेंट कहता है कि सिर्फ प्लान बना लेने से काम नहीं होगा। प्लान जब आप बना लेंगे तो उसके बाद आप इस बात की जांच कीजिए कि उस प्लान को पूरा करने में किस तरह के कितने कितने लोगों की आवश्यकता है। यानी एक संगठन बनाइए। क्या बनाइए? एक संगठन बनाइए। यानी आप बताइए, आप सोचिए कि जो प्लान आप कर रहे हो, जो लक्ष्य आपने बना लिया, जो प्लान कर लिया आपने, उसको पूरा करने के लिए कितने लोगों की, कौन सी रूपरेखा होगी संगठन की, आपको किस किस तरह के चीज़ों की आवश्यकता होगी, कौन से व्यक्ति लगेंगे, कौन से संसाधन लगेंगे, इन सब का पहले आप रूपरेखा तैयार कीजिए। जब सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं तब प्रबंध कहता है कि खाली ये सोचने से काम नहीं होगा कि कितने लोग लगेंगे, अब उन लोगों को लाइए। तो वो तीसरा स्टेप हो जाता है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण में क्या किया जाता है कि प्रबंध के अंतर्गत संस्था में जितने लोगों की आवश्यकता होती है, जिस तरह के लोगों की आवश्यकता होती है, उनको नियुक्त किया जाता है। अब ये भी नियुक्तिकरण यहां एक शब्द में दिख रहा है आपको, जब आप पढ़ेंगे तो इसका पूरा एक प्रोसीजर होता है। रिक्रूटमेंट,
रिक्रूटमेंट के सोर्स, सिलेक्शन यानी कि चयन, फिर उसका प्रशिक्षण, कर्मचारी विकास, उसमें बहुत सारे डेवलप अलग अलग चीज़ें हैं जब हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ आप इतना ही जानिए कि जब आप संगठन बनाएं तो जान गए कितने लोगों की आवश्यकता है, और उतने लोगों को आप संस्था में लाएंगे किसके अंतर्गत, नियुक्तिकरण के अंतर्गत। क्योंकि देखिए बाबू, हर तरह के कार्य के लिए योग्यता अलग अलग होती है। अब कोई पीएचडी करके आया हुआ है, आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सर्वेंट की जरूरत है, भाई चलिए काम कीजिए, वो करेगा? करेगा जी? आप बीकॉम एमकॉम करके जाइएगा और आपसे कहा जाए कि वो काम करिए, आप जो है झाड़ू पोछा वाला काम ले लीजिए, लीजिएगा? आप कहिएगा भाई हमारे टैलेंट योग्यता के हिसाब से काम दीजिए, हमारा काम है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, तो हमको अकाउंटिंग का काम दीजिए। तब प्रत्येक व्यक्ति को बाबू उसकी योग्यता के हिसाब से काम दिया जाता है नियुक्तिकरण में। उसके बाद होता है निर्देशन, यानी जिन लोगों को संस्था हायर कर लेती है, नियुक्त कर लेती है, अब उनको निर्देशन देती है कि काम कैसे करना है। उनको निर्देश दिया जाता है कि काम कैसे करना है, काम करने की जो है जानकारी दे दी जाती है। और उसके लास्ट में सबसे काम होता है नियंत्रण का, यानी जिन लोगों को भी काम का आदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, अब उनका ये देखा जाता है कि जो ऑर्डर उन लोगों को दिया गया है वे लोग उसके अनुरूप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिर्फ निर्देश दे देना पर्याप्त नहीं है, ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि वे लोग जो निर्देश दिया गया है या जो आदेश दिया गया है उसके अनुरूप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये कंट्रोलिंग का काम है। तो ये संक्षेप में हम लोगों ने देखा प्रबंध के कार्यों को, जबकि इसको डीपली हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। 4 नंबर चैप्टर्स, जो 4th नंबर चैप्टर है आप लोगों का, वहां से शुरू हो जाएगा प्लानिंग। 4th प्लानिंग होगा, 5th ऑर्गेनाइजिंग होगा, फिर सारा जो है क्रमबद्ध तरीके से पूरे किताब में है, वहां और विधिवत तरीके से और डीपली तरीके से इसको समझेंगे हम लोग। यहां सिर्फ इतना जाना हम लोगों ने कि प्रबंध के कार्य जो है वो मुख्य रूप से 5 होते हैं। 5 में पहला है नियोजन, दूसरा है संगठन, तीसरा है नियुक्तिकरण, चौथा है निर्देशन और 5वां है नियंत्रण। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां एक चीज और समझाने का प्रयास किया गया है कि निर्देशन के अंतर्गत ये 4 काम और हैं उसके अंडर में। जैसे अभी हमने कहा कि आगे के चैप्टर्स जब पढ़ेंगे तो हम लोग और डीपली इन चीजों को पढ़ेंगे। देखिए, निर्देशन में एक पर्यवेक्षण है। पर्यवेक्षण का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने नीचे काम करने वाले लोगों के कार्यों की जांच करता है कि वे लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा संप्रेषण। संप्रेषण में क्या होता है बाबू, विचारों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान होता है, यानी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और उसकी बातों को जानते हैं। तीसरा है नेतृत्व। देखिए, नेतृत्व के अंतर्गत एक व्यक्ति व्यक्तियों के एक समूह को लीड करता है। और यहां जो है अभिप्रेरणा, लोगों से उनके योग्यता के फूल जितने जितने वो योग्य हैं, उनकी कार्य क्षमता जितनी है, उस कार्य क्षमता के बराबर काम कैसे लेना है, ये अभिप्रेरणा के अंतर्गत देखा जाता है। ये सारे टॉपिक्स जो है बिल्कुल डीपली हम लोगों को आगे मिलेंगे और उन सब पे डिस्कस हम लोग आगे करेंगे। यहां सिर्फ इतना थोड़ा सा आपको समझा दिया गया। अगला जो टॉपिक है बाबू वो आपका है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। अगला जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। देखिए, समन्वय को प्रबंध का सार कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन इज द समरी ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज द समरी ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समन्वय जो है वो प्रबंध का अहम हिस्सा है। अब समन्वय क्या है, ध्यान दीजिए। एक व्यवसाय में बहुत से चीजों की आवश्यकता होती है, बहुत से विभाग होते हैं, बहुत से संसाधनों का यूज होता है। एक व्यवसाय में बाबू बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत तरह के संसाधन यूज होते हैं, अलग अलग विभाग स्थापित हो जाते हैं, हर तरह के कार्यों को अलग अलग किया जाता है बड़े लेवल का व्यवसायों में। लेकिन
उन सबके बीच एक कनेक्शन का होना बड़ा जरूरी होता है। समन्वय क्या करता है कि एक व्यवसाय में विद्यमान विभिन्न विभागों, विभिन्न संसाधनों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। समन्वय, कोऑर्डिनेशन, एक व्यवसाय में उपयोग होने वाले विभिन्न संसाधनों, चाहे वह माल हो, चाहे मुद्रा हो, चाहे मेथड हो, चाहे व्यक्तिगत चाहे मानव संसाधन हो, यानी कि बहुत सारे मनुष्य हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे वस्तुएं हैं, सबके बीच में एक अच्छा समन्वय, एक अच्छा रिलेशन बनाने का काम कौन करता है? समन्वय करता है। यहां आप देख पा रहे होंगे कि समन्वय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक प्रबंधक विभिन्न विभागों की गतिविधियों को समक्रमित करता है, यानी कि संस्था की गतिविधियों और संसाधनों के बीच सामंजस्य बनाता है। अभी हम बता रहे थे आप लोगों को कि एक व्यवसाय में बहुत तरह के संसाधन प्रयोग होते हैं, बहुत तरह की वस्तुएं प्रयोग होती हैं, बहुत तरह के विभाग बने होते हैं, लेकिन इन सब को एक सूत्र में पिरोना, यानी कि सबका उद्देश्य एक ही है, इस बात को बताना क्या है? समन्वय। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो बाबू 11th वाले भी इसी कोचिंग में पढ़ते हैं, और 12th वाले, बीकॉम वाले सब यहीं पढ़ते हैं। तो अब देखिए, सारे बैच भले अलग अलग है, लेकिन अगर संस्था की दृष्टिकोण से, इंस्टीट्यूट के दृष्टिकोण से देखा जाए या हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए, तो हमारे लिए तो सब कोई बराबर है ना, इंस्टीट्यूट के लिए भी सब कोई बराबर है। क्योंकि किसी भी बैच से आप पूछिएगा, चाहे वह 11th का है, 12th का है, बीकॉम फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, किसी भी सेमेस्टर का बच्चा है, उससे पूछिएगा आप कहाँ पढ़ते हो, तो भाई सबका संस्था का नाम तो एक ही आएगा। तो सब लोगों में जितने भी बैच हैं, सब में एक अच्छा तालमेल बनाना। जैसे कोई पार्टी फंक्शन होता है तो कैसे सारे बैच से मिलके आप कलेक्शन करके आप लोग कर लेते हैं एक साथ ग्रुप में, उसी तरह से बाबू कोऑर्डिनेशन जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है व्यवसाय में। क्योंकि बड़े व्यवसायों में बहुत सारे विभाग होते हैं, एक विभाग से काम चलता नहीं है, सारे कार्यों को बहुत बड़े बड़े विभागों में बांट दिया जाता है, अलग अलग बांट दिया जाता है, संसाधनों को अलग अलग बांट दिया जाता है। रॉ मटेरियल कहीं अलग है, मिडिल लेवल मटेरियल कहीं अलग है, रिसोर्स के रूप में है तो वो अभी कहीं अलग है, फिनिश्ड गुड्स अलग है, परचेज विभाग अलग है, सेल्स विभाग अलग है, पेमेंट विभाग अलग है। सारे विभाग, सारे संसाधन अलग अलग हैं, लेकिन सबको एक सूत्र में पिरो देना, सबके बीच तालमेल सही बना देना, ये किसका काम है? कोऑर्डिनेशन का। तो सरल भाषा में यदि हम कहें कि समन्वय प्रबंध का सार है, या फिर एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी संस्था में विद्यमान विभिन्न संसाधनों, विभिन्न विभागों या विभिन्न व्यक्तियों के बीच एक आपसी सामंजस्य बनाता है, जिससे कि सब लोग अपने निर्धारित उद्देश्य के लिए नियमित कार्य कर सके और संस्था का विकास हो सके। क्लियर? कोई डाउट? यहां देखिए बाबू, आप लोग समन्वय के कुछ तत्व बताए गए हैं, 3 ठो: एकीकरण एवं सहयोग, संतुलन और अनुसूचियन। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करें एकीकरण एवं सहयोग का, तो देखिए, एक विभाग में काम करने वाले व्यक्ति जो एक विभाग में एक ही संस्था के लिए काम करते हैं, उन सभी लोगों को यह पता होना चाहिए कि हम सबका उद्देश्य एक है। हम जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सबका एक ही उद्देश्य है। भले ही हम लोग अलग अलग पोस्ट पे हैं, अलग अलग विभागों पे हैं, लेकिन हमारी संस्था एक है और सबका उद्देश्य एक ही है, हमारी संस्था का विकास करना। तो ये जो होता है एकीकरण, और सब लोग एक दूसरे की सहयोग से काम करते हैं। जो विभिन्न विभाग हैं, सब विभाग एक दूसरे की मदद करते हैं। दूसरा है संतुलन, यानी कि जितने भी विभाग काम कर रहे हैं बाबू, एक संस्था के लिए, एक संगठन के लिए, सब में संतुलन का होना बड़ा जरूरी है। और तीसरा है अनुसूचियन, शेड्यूलिंग,
देखिए सूचियन में क्या होता है कि सभी कार्यों का समय निर्धारित होता है, प्रोसेस निर्धारित होता है कि कैसे कार्य को करना है। तो मेनली बाबू आप लोगों से एग्जामिनेशन में पूछा यही जाता है कि समन्वय को परिभाषित करें, या फिर समन्वय का व्यवसाय में क्या महत्व है या प्रबंध में क्या महत्व है। तो आप लोग जो है इसका डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद जो है बाबू आप लोगों के सिलेबस में एक टॉपिक और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वह है कोऑपरेशन, सहकारिता। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ध्यान से आप लोग समझिए सारी चीजों को। ये जो है बाबू सहकारिता, कोऑपरेशन, देखिए आमतौर पे कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को लोग एक ही समझ लेते हैं, यानी समन्वय को और सहकारिता को लोग एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों एक ही नहीं है। समन्वय अलग है और सहकारिता अलग है। समन्वय के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यवसाय में विद्यमान विभिन्न विभागों, विभिन्न संसाधनों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है, जिससे कि संस्था विकास कर सके और सभी कार्य आपस में इंटरकनेक्टेड हो सके। लेकिन सहकारिता ऐसी नहीं है बाबू। सहकारिता क्या है समझिए। सहकारिता एक संस्था के अंतर्गत काम करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के बीच की ऐच्छिक संबंध को प्रदर्शित करती है। यह स्वेच्छा पे निर्भर करता है। सहकारिता, आप ध्यान दीजिएगा कि सहकारिता यहां देखिए एक दूसरे की मदद करने के लिए व्यक्तियों की इच्छा मात्र को इंगित करता है। यानी कि एक संस्था में, एक संगठन में काम करने वाले विभिन्न लोग जब एक दूसरे की मदद करते हुए कार्य करते हैं जो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, तो उसको सहकारिता कहा जाता है, कोऑपरेशन कहा जाता है। कोऑपरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स विच रिलेट्स टू अ फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू हेल्पिंग विथ वन अनदर इज कॉल्ड कोऑपरेशन। ध्यान दीजिएगा, कोऑपरेशन के अंतर्गत सब लोग काम तो करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हुए काम करते हैं, लेकिन यह मदद जो है उसका कोई वैधानिक आधार नहीं है, वह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए उसको अलग से कोई निर्देशन मिलता है चाहे पेमेंट मिलता है। देखिए हम आपको सरल में समझाने का प्रयास करते हैं बाबू। जैसे मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग हैं, तो आप लोग भी इस बात को मानते हैं कि 200 की योग्यता एक जैसी नहीं हो सकती है। 200 लोग एक ही तरह के टैलेंटेड तो हो नहीं सकते हैं, हो सकते हैं। आप लोग इस बैच में बैठे हुए हैं, सबका नॉलेज, सबका तर्क शक्ति सब एक ही जैसा है नहीं। कुछ लोग एक बार में बात को समझ जाते हैं, कुछ 2 बार में समझते हैं, कुछ लोग सिर्फ बैठने के लिए आते हैं, कुछ लोग मोबाइल चार्ज करने आते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग काम है, अपना अलग अलग हिसाब है। कुछ लोग बैठ के बगल वाले का कॉपी करने आते हैं, उसको लाइव चीजें नहीं पसंद है, सामने हम पढ़ा रहे हैं वो नहीं देखेगा, वो बगल वाला कॉपियां देख के लिखेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि जो चीज ये नोट कर सकता है सर के लेक्चर को सुन के, उनकी बात को सुन के ये नोट्स बना सकता है, तो हम वो काहे नहीं बना पा रहे हैं, हम वो क्यों नहीं कर सकते हैं, उस पर वो विचार नहीं करेगा। उसको बस इसी बात पर ध्यान है कि बगल वाले एक कॉपी कंप्लीट हो जाए कि लेके हम छाप लें। अरे बैल छाप के क्या करेगा, छाप के क्या करेगा, पूरा किताबों में मिला हुआ है, पढ़ो ना। छापने से सिर्फ अगर होता नॉलेज बाबू, छापने से कुछ नहीं होता। लिखने का प्रक्रिया इसलिए बनाया गया है कि लिखते वक्त कुछ देखिए, कुछ चीजें पढ़ते वक्त याद हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं, कुछ चीजें लिखते वक्त याद आ जाती हैं, और इन फ्यूचर कभी हम लोग उन चीजों को भूलते हैं तो फिर वहां से रिसीव कर लेते हैं अगर लिख के रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छा फेयर तैयार कर रहे हैं तो आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है ना, ये बात नहीं है बाबू। तो आप लोग जो है इस पर विशेष ध्यान रखें,
बगल वाले की कॉपी से छापना, बगल वाले की कॉपी से क्वेश्चन बना लेना, ये समझदारी नहीं है, ये आपकी अपनी मूर्खता है जो आपको और पीछे ले जाएगी। अगर बगल वाला नोट्स तैयार कर रहा है सेम लेक्चर को सुन के, तो वह जब कर पा रहा है तो आप क्यों नहीं करेंगे? आपको भी तो वही क्लास मिलता है, वही क्लास को आप देख रहे हो, उसी क्लास में आप पढ़ रहे हो। तो बाबू इस पर विशेष ध्यान रखो। अब देखिए, अगर 10 लोग हैं बाबू तो 10 की कार्य क्षमता एक नहीं है, ये बात तो हम मानते हैं, 10 लोगों में असमानता तो मिलेगी। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि 10 लोगों को काम मिला, उसमें से 4 लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। 10 लोगों को काम मिला कोई कि 1 हफ्ता में करके देना है, 4 लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, उन्होंने अपना काम 4 दिन में निपटा लिया। और जो 6 लोग हैं वे लोग थोड़े से कम टैलेंटेड हैं, उन लोगों से लग रहा है कि उस काम को वो 8 दिन 9 दिन में कर पाएंगे। तो जब 4 दिन में हमारा काम पूरा हो गया, जो 4 टैलेंटेड लोग हैं उनका काम तो पूरा हो गया 4 दिन में, इनके पास 3 दिन समय एक्स्ट्रा है, तो ये अब क्या करेंगे? उन 6 लोगों की मदद करेंगे। समझ में आ रहा है हमारी बात? सहकारिता के अंतर्गत क्या है कि व्यक्ति जब अपना काम कर लेता है तो वो अपने काम के साथ साथ दूसरे के काम में भी मदद करता है, उसको सहकारिता कहते हैं। एक संगठन में काम करने वाले विभिन्न लोग जो जब एक दूसरे की मदद करते हुए कार्य करने लगते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? सहकारिता कहा जाता है, कोऑपरेशन कहा जाता है, सहयोग कहा जाता है। कोऑपरेशन मतलब क्या होता है? सहयोग होता है। और सहयोग का मतलब क्या है कि एक संस्था में जो थोड़े से डाउन लेवल के या फिर एक कहें कि थोड़ा सा स्लो प्रोसेस वाले वर्कर्स हैं, जो फास्ट प्रोसेस वाले वर्कर्स हैं, वे लोग उनका क्या करते हैं? मदद करते हैं। यानी कि सब लोग एक दूसरे का मदद करते हैं, जिसका कोई वैधानिक स्ट्रक्चर बना के ऑर्गेनाइजेशन नहीं देता है। संगठन नहीं कहता है कि आप अपना काम दूसरे से कराइए, वो कैसे कहेगा? जब वो सबको हायर किया हुआ है तो वो सबको काम बराबर देगा। लेकिन ये सहकारिता होती है जो आपस में लोग मिलके एक दूसरे की मदद करके काम को कर देते। कोई दिक्कत? सहकारिता समझ में आ गया? सहकारिता प्रबंध का वह कार्य है जिसमें व्यक्तियों का एक समूह कार्य करता है, कैसे? एक दूसरे की मदद करते हुए। इसके बाद एक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का होगा ये पॉइंट, समन्वय और सहकारिता में अंतर। आप लोगों को इसको नोट करना है किताब से कि समन्वय और सहकारिता में क्या डिफरेंसेस है। इस डिफरेंसेस को भी आप लोगों को किताब से नोट कर लेना है। और साथ ही साथ एक और टॉपिक होगा प्रशासन और प्रबंध में अंतर। प्रशासन और प्रबंध में अंतर, दोनों में 5-5 है, हाँ देखो में 6 है, एक में 5 है। इस डिफरेंस को भी आप लोगों को नोट कर लेना है, यानी दोनों में अंतर को भी नोट कर लेना है। और इस प्रकार से आप लोग, इसमें सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया। प्रबंध का अर्थ, उसके बाद से प्रबंध की विशेषताएं भी पढ़ ली हम लोगों ने, प्रबंध की प्रकृति को पढ़ा, प्रबंध के उद्देश्य को पढ़ा, प्रबंध के महत्व को हम लोगों ने पढ़ा, प्रबंध के स्तर को पढ़ा, प्रबंध के कार्यों को पढ़ा, समन्वय को पढ़ा और सहकारिता को पढ़ा। पूरे चैप्टर्स को हम लोगों ने पढ़ा, सारा चीज़ क्रमबद्ध तरीके से बिल्कुल टॉपिक वाइज हम लोगों ने डील किया। और आई होप कि आप लोगों को जो है सारी चीज़ें समझ में भी आई। इसका कंप्लीट नोट्स आप लोग तैयार करेंगे और जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम होगा कमेंट करके हमको बताएंगे, उसको दूर करने का प्रयास हम करेंगे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बिजनेस स्टडी में पहला लेसन पूरा कर लिया है, थ्योरी, और इसका ऑब्जेक्टिव सीरीज अलग से होगा। धन्यवाद।